नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 26 अगस्त 2020 और स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। हमारी डिस्कशन का आज पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में है, यानी NSFE। आप ये बताइए कि फाइनेंशियल एजुकेशन का क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अगर कोई इंडिविजुअल अपने घर के खर्चों का बजट बना पाता है, एक्सपेंडिचर प्लान अगर सही ढंग से कर लेता है, सेविंग्स को मैनेज कर लेता है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है सोच समझ के, रिटायरमेंट प्लान कर रहा है, तो मतलब वो फाइनेंशियली अवेयर है। तो इस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करने का मकसद ही ये है कि लोगों को फाइनेंशियली अवेयर बनाया जाए। 2020 से लेकर 2025 के बीच इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहां पर देखो, एम को स्पेसिफाई किया गया है। टीयर 2 से लेके टीयर 6 जो सिटीज हैं, ये टेबल देख लीजिए। टीयर 1 सिटीज देखो हमारे देश में वो हैं जहां पर पॉपुलेशन 1 लाख या फिर इससे अधिक है। टीयर 2 सिटीज वो सिटीज हैं जहां पर पॉपुलेशन 50,000 से 1 लाख के बीच में है। टीयर 3 सिटीज़ वो सिटीज़ जहां पर पॉपुलेशन 20,000 से लेके 50,000 के बीच में है। तो ये एक आइडिया आपको मिल गया। बट देखो, ये क्लासिफिकेशन 2001 के सेंसस के आधार पर है। अभी सेंसस को कंडक्ट हुए 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो प्रेजेंटली ये क्लासिफिकेशन जो है इररिलेवेंट है। मतलब आज के समय में जो टीयर 2 सिटीज़ हैं जैसे भोपाल, भुवनेश्वर, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये क्लासिफिकेशन आज के समय में तो ठीक नहीं ठहरता है। खैर, हम बात कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट की। तो इस डॉक्यूमेंट का एम ये है, टीयर 2 से लेकर टीयर 6 सिटीज़ के बीच डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज का जो इकोसिस्टम है उसे स्ट्रेंथन करना। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज कौन सी हुई? यही रेमिटेंस हो गया, आप कार्ड से पेमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड्स खरीदते हो, ये सब डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो इनका इकोसिस्टम मजबूत बनाना टीयर 2 से लेकर टीयर 6 सिटीज़ के बीच है। और ये इंश्योर करना मार्च 2022 से पहले हमारी जो सोसाइटी हो लेस कैश सोसाइटी हो। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है? नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के द्वारा। किसके तत्वाधान में, मतलब किसकी गाइडेंस में? गाइडेंस है टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की, जबकि रिलीज किया गया है RBI के द्वारा। ये जो NSFE है, यानी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, इसको देखो पहली बार 2013 में रिलीज किया गया था। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत। इसको प्रमोट किया गया है RBI, सेबी, IRDAI और PFRDA के द्वारा। ये रेगुलेटर्स हैं। इस डॉक्यूमेंट में मेनली 5 C's पे फोकस किया गया है। कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन। कंटेंट मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित कंटेंट रिलीज करना पॉपुलेशन के अलग अलग सेक्शंस के लिए। कैपेसिटी मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन जो लोग प्रोवाइड करते हैं उनकी कैपेसिटी डेवलप करना, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट रिलीज करना। कम्युनिटी मतलब कम्युनिटी लेड अप्रोचेस का सहारा लेना फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। कम्युनिकेशन मतलब टेक्नोलॉजी, मीडिया या फिर दूसरे इनोवेटिव वेज का सहारा लेना फाइनेंशियल एजुकेशन के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए। सबसे लास्ट में कोलैबोरेशन, दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके प्रयासों को भी चैनलाइज करना फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। लास्ट में अगर हम बात करें TGFIFL की, यानी टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी की, इसको सेटअप किया गया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा नवंबर 2011 में। इसका काम ये है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की देखरेख में
NSFE यानी नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना, ये काम है इस ग्रुप का। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल चोरा म्यूजियम के बारे में है। सबसे पहले तो देखो आपको ये याद रखना है, ये म्यूजियम टर्की में है। कंटेक्स्ट ये है, टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने आदेश दिया है कोरा म्यूजियम को अब एक मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाए, मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये म्यूजियम देखो 534 AD में बनवाया गया था चर्च के तौर पर, मतलब जब इसे बनवाया गया था तो ये चर्च थी। बाद में इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था 1945 में। अर्ली बेजेंटीन पीरियड में इसे बनवाया गया था और इसे टर्किश में करी के नाम से भी जाना जाता है। इतना डिटेल से कोई नहीं पूछने वाला है। यूपीएससी इंडिया का आर्ट एंड कल्चर पूछेगी, ना कि टर्की का आर्ट एंड कल्चर। ज़्यादा से ज़्यादा वही जो मैच द फॉलोइंग यूपीएससी करवाती है कि कोरा म्यूजियम कहाँ पे था, सामने ऑप्शन दिया हो सकता है यूएसए, बस उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एकदम डिटेल से याद रखना कि म्यूजियम के बाहर दीवारें कैसी हैं, कौन सी आकृति छपी हुई है, ऐसा पूछे जाने की कोई संभावना नहीं है। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियन फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में है, यानी IAPPD। क्या कंटेस्ट है? हमारे उपराष्ट्रपति ने 2 रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, एक स्टेटस ऑफ सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया, दूसरी एल्डरली पॉपुलेशन इन इंडिया स्टेटस एंड सपोर्ट सिस्टम। ये दोनों रिपोर्ट्स प्रिपेयर की गई हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियंस फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। ये नेशनल लेवल का NGO है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में। काम क्या है? ये NGO देखो इस दिशा में प्रयास करती है कि हमारी पॉपुलेशन वृद्धि की जो गति है वो कम हो, मतलब धीमे से पॉपुलेशन बढ़े, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़े। अगर देखो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी और देश की जनता के लिए अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंश्योर करने में आसानी होगी। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी, सोसाइटी में क्राइम ज़्यादा होगा, रिसोर्सेज का अभाव हो जाएगा और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो डिक्रीज़ होगा। तो इसके ठीक उलट काम करना ऑब्जेक्टिव है इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंट्रियन फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट का। इसके बाद अगर हम इस बॉडी के कंपोजिशन की बात करें, इस बॉडी को रन करने के लिए एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होता है जिसमें चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, ट्रेजर के अलावा दूसरे मेंबर्स होते हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है इस ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एक्स MPs और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेजिस्लेचर्स हैं। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इंडिया के लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे के बारे में है। इसका इनाग्रेशन हाल ही में हुआ असम में। ये रोपवे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। टोटल लेंथ है इस रोपवे की 1.8 किलोमीटर। ये गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी को आपस में जोड़ता है। इस रोपवे की सहायता से अगर कोई देखो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाएगा, मान लीजिए A से B की तरफ जाएगा, तो उसको गुवाहाटी सिटी का नज़ारा दिखेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर का नज़ारा दिखेगा, उमानंदा टेम्पल दिखेगा, पिकॉक आइलैंड दिखेगा। अब यूपीएससी ये तो डेफिनेटली नहीं पूछेगी कि क्या क्या दिखेगा जब कोई पर्सन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, बट काफ़ी बार इनडायरेक्टली नॉलेज काम आ जाती है। जैसे उमानंदा टेम्पल के बारे में यूपीएससी पूछ ले कि उमानंदा टेम्पल जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अच्छा वो लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे के बारे में पढ़ा था और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर था वो रोपवे और वहीं पर था उमानंदा टेम्पल। तो क्वेश्चन कुछ उल्टा सीधा आ सकता है। बाकी ये सब चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि इस रोपवे में ट्विन ट्रैक, सिंगल होल, बाई केबल, ये कुछ काम का नहीं है। वैसे देखो हमारे देश में और भी लंबे लंबे रोपवेज हैं, बट वो रिवर के ऊपर नहीं है। जैसे एक तो 4 किलोमीटर का रोपवे है उत्तराखंड में, ओली में, 2 किलोमीटर का दार्जिलिंग में है, लेकिन ये रिवर्स के ऊपर नहीं है। लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे यही है।
इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बोंडास के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है, बोंडास ट्राइब के लोगों में भी कोविड-19 के केसेस सामने आए हैं। तो बोंडास के बारे में बेसिक जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, उड़ीसा में 13 जो पीवीटीजी मिलते हैं, मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिलते हैं, उनमें से एक है बोंडास। तो बेसिक क्वेश्चन तो यहीं पे बन जाता है, बोंडास कहाँ की ट्राइब हैं? उड़ीसा की हैं। ये शेड्यूल ट्राइब है इंडिया की, और इन्हें रेमो के नाम से भी जाना जाता है। और बोंडा लैंग्वेज में रेमो का मतलब है पीपल। उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में हिल रेंजेस में रहते हैं बोंडा ट्राइब के लोग। ये ट्राइब मेनलैंड इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइब्स में से एक हैं। हजारों सालों से इनके कल्चर में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। अभी भी इन्होंने बहुत हद तक अपने पुराने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा है। ये बाकी लोगों से यानी मेन स्ट्रीम से अलग होकर रहते हैं। इनका जो आइसोलेशन और नॉन एग्रेसिवनेस है, उसकी वजह से ये अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में कामयाब हो पाए हैं। इवन पॉपुलेशन के इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद, मतलब आसपास के इलाकों में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, फिर भी मेन स्ट्रीम कल्चर की छाप, मेन स्ट्रीम जो रहन सहन है, उनकी छाप अभी इनके कल्चर में नहीं देखने को मिल रही है। ये अपने पुराने तौर तरीके ही प्रिजर्व करने में कामयाब हो पाए हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एस्ट्रोसेट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी IUCAA, इन्होंने कहा है कि एस्ट्रोसेट ने एक गैलेक्सी से, जिसका नाम है AUDFS01, इस गैलेक्सी से एक एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइट को डिटेक्ट किया है। ये जो गैलेक्सी है अर्थ से 9.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हमारा फोकस इस आर्टिकल में एस्ट्रोसेट पे है। ये इंडिया की पहली डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसको लॉन्च किया गया था PSLV XL की सहायता से 2015 में। मिशन क्या है, मतलब एम क्या है इस ऑब्जर्वेटरी का लॉन्च करने का? एम ये है हमारी यूनिवर्स को डिटेल्ड रूप से जानना, मतलब ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स को समझना। ये एम है इस ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च करने का। देखो, इस ऑब्जर्वेटरी का एक यूनिक फीचर ये है, सिंगल सैटेलाइट की सहायता से कई सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को एक ही समय में देखा जा सकता है इस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा, वो भी अलग अलग वेवलेंथ में। ये यूनिक फीचर है इस ऑब्जर्वेटरी का। यहाँ पे नीचे देखिए आप, सिंगल सैटेलाइट के थ्रू अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना एक ही समय में अलग अलग वेवलेंथ्स में। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं एस्ट्रोसेट के। सबसे पहले बाइनरी स्टार सिस्टम में जो हाई एनर्जी प्रोसेसेस होती हैं उनको समझना। बाइनरी स्टार सिस्टम कौन सा होता है? देखो, बाइनरी स्टार सिस्टम में 2 स्टार्स होते हैं जो कॉमन सेंटर ऑफ मास के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, एस्टिमेट मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार कौन सा स्टार होता है? देखो, जब जायंट स्टार की डेथ हो जाती है सुपरनोवा प्रोसेस में, तो उससे जो कोर बचता है उसे कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। मान लीजिए सुपरनोवा प्रोसेस के दौरान जो जायंट स्टार था वो पूरा कोलैप्स हो गया, बीच में सिर्फ ये जो कोर था वो बचा, इसे कहा जाता है न्यूट्रॉन स्टार। तो इस न्यूट्रॉन स्टार के मैग्नेटिक फील्ड का एस्टिमेशन लगाना, ये भी काम है एस्ट्रोसेट का, मतलब ये भी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, बर्थ रीजन्स एंड हाई एनर्जी प्रोसेसेस जो होती हैं स्टार सिस्टम में, उनको स्टडी करना। नेक्स्ट, ब्रीफली ब्राइट एक्स रे सोर्सेज को डिटेक्ट करना। सबसे लास्ट में, अल्ट्रावायलेट रीजन में यूनिवर्स में लिमिटेड डीप फील्ड सर्वे को परफॉर्म करना। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में हम रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। स्टेटमेंट्स की सहायता से हम उनको रिवाइज करते हैं। 5 स्टेटमेंट्स हैं, आप इनके बारे में सोच लीजिए मन में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। पहली स्टेटमेंट देखो, एस्ट्रोसेट के बारे में बिल्कुल ठीक है, अभी भी हमने डिस्कस किया।
इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है जिसको लॉन्च किया गया था 2015 में PSLV एक्सेल रॉकेट लॉन्चर की सहायता से। दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ये जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे है इसका इनाग्रेशन हाल ही में हुआ, ये गंगा रिवर के ऊपर नहीं है, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोंडा ट्राइब के बारे में गलत है। उड़ीसा की ट्राइब है, मेघालय में गारो हिल्स में नहीं रहती ये ट्राइब। चोरा म्यूजियम सीरिया में नहीं है, टर्की में है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट नेशनल लेवल का NGO है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में, ये स्टेटमेंट सही है। तो हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।